पेज आना। ओके, थैंक यू। आपको स्क्रीन दिख रही है? हाँ मैडम, दिख रहा है। ओके। ये एक्चुअली ग्रुप में ही किसी ने पोस्ट किया था, तो बहुत अच्छा है, इसमें समझाया हुआ। एडवोकेट मार्टिन शेक ने उन्होंने कंपाइल किया है। तो ये मुझे अच्छा लगा, ये तो इसमें से ही हम लोग करेंगे, क्योंकि इसमें मेजर कवर होगा। 2 दिन में हमारा ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है टॉट्स के, वो कवर हो जाएंगे इसमें। चलेगा मैम, हाँ, तो हम तैयार लेट्स हैं। थैंक यू। लेट्स स्टार्ट। तो जनरल प्रिंसिपल्स, एक्चुअली इनिशियली जो स्टार्टिंग के क्वेश्चंस है ना, वो हमने ऑलरेडी किए हुए हैं, अगर आप लोगों ने अटेंड किया होगा तो डिफाइन डॉट एज पर सेलमन। सेलमन जो है वो ऑथर है, लीगल एक्सपर्ट है, लॉ एक्सपर्ट है। तो उनका जो ये डेफिनेशन है ये इम्पोर्टेंट है, तो हम लोग फटाफट रीड करेंगे, ये हमने ऑलरेडी किया हुआ है। A tort is a civil wrong for which the remedy is a common law action for unliquidated damages. वैसे damages जो liquidated नहीं है, जो fix नहीं है, ऐसी चीजें, ऐसा अगर कोई सिविल रॉन्ग किसी ने किया है विच इज नॉट एक्सक्लूसिवली द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। टॉट जो टॉट होगा वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा उसमें, क्योंकि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए अलग से लॉ दिया हुआ है। एंड ब्रीच ऑफ ट्रस्ट भी उसमें इंक्लूड नहीं हुआ, क्योंकि वो एक अलग सेक्शन में कवर होगा। अदर मेयरली इक्विटेबल ऑब्लिगेशंस। टॉट इज अ फ्रेंच वर्ड विच मीन्स रॉन्ग। इट कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड टॉटम। टॉटम से डिराइव हुआ है, विच मीन्स टू ट्विस्ट, किसी चीज को ट्विस्ट करना। पिजन होल थियरी, सैलमन का हमने ऑलरेडी किया हुआ है। पिजन होल थियरी में ये है कि टॉट जो है उसको ऐसा समझा गया था कि जो पहले से ही वेल ऑर्गेनाइज, जो वेल डिफाइंड चीजें हैं, वो ही सिर्फ टॉट हो सकती है, नया कुछ टॉट नहीं हो सकता है। बट बाद में ये इनकी थियरी जो है वो रॉन्ग कंसिडर की गई, इतना लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, बिकॉज जरूरी नहीं है कि जो पहले टॉट थे नए टॉट नहीं आ सकते। इसका एग्जाम्पल ये था कि साइबर टॉट, साइबर टॉट आज से काफी साल पहले ये कोई टॉट में कैटेगरी में ही नहीं आता था, बट बाद में वो आया। सो अकॉर्डिंग टू सेलमन, ओनली वेल डिफाइंड रॉन्ग्स शुड बी कंसिडर्ड एज टॉट एंड कन्फाइंड विद इन अ स्मॉल बॉक्स नोन एज पिजन होल। कन्फाइंड मतलब एक छोटी सी जगह में, एक स्मॉल स्पेस में, एक स्मॉल, हमने डेफिनेशन में उसको बांध के रखा था। जितने पिजन होल थियरी इसीलिए उसको बोला गया था कि उतने ही चीजें को टॉट में कंसिडर किया जाएगा। ही कंपेयर्ड द डोमेन ऑफ टॉट to that of pigeonhole with a number of smaller holes. These smaller holes would represent assault, battery, mayhem. अब ये जो battery, mayhem, battery मतलब offensive physical contact with without their consent. mayhem मतलब ऐसा कोई violence जिसमें किसी का हाथ, पैर, आँख, फिंगर या फुट टूटा हो। अगर किसी का माइक ऑन है तो प्लीज उसे ये म्यूट करिए। mayhem, false imprisonment, and all recognized wrongs. A remedy would be available for only those wrongs which would fall under the established torts. If a wrong would not be part of any of these holes, no claim could arise. ऐसा बोला जा रहा था कि कोई क्लेम अराइज नहीं होगा अगर वो रॉन्ग उसमें डिफाइन नहीं किया हुआ है, पिजन होल थियरी में नहीं किया हुआ। ये हमने ऑलरेडी डिटेल में बहुत अच्छे से किया है, तो मुझे लगता है कि इसमें ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। दो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। टॉर्टस liability arises from breach of duty primarily fixed by law। अगर कोई लॉ ने कोई ड्यूटी फिक्स की है, कोई बात है जो लॉ ने पहले ही फिक्स किया, अगर उसको आपने उसको तोड़ा तो वो टॉर्टियस लाइबिलिटी में आ जाएगा। अ कंसेप्ट ऑफ टॉर्टियस लाइबिलिटी इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट एवरीवन हैज अ ड्यूटी टू एक्ट रीजनेबली एंड प्रूडेंटली टूवर्ड्स द अदर्स। हमको रीजनेबली एक्ट करना है दूसरों से, एंड दैट मतलब किसी का असॉल्ट नहीं करना है, ऐसी कोई चीज़ नहीं करनी है जिससे किसी को, जो हम जो लॉ में दिया गया है, जो हमारी ड्यूटी है, अगर किसी को कोई राइट है कि उसको कोई असॉल्ट ना करे, तो हमारी भी ड्यूटी है कि हम किसी को असॉल्ट ना करें। तो जो लॉ की प्राइमरीली ड्यूटी फिक्स है, उसमें अगर हम उसको तोड़ते हैं, उसको ब्रीच करते हैं, तो इट विल बी अ tortious liability, and that failure to do so may result in harm to others for which compensation should be paid. The law provides remedies to the victim of wrongful act such as compensation for damages suffered। अभी ये लॉ रेमेडीज भी देते हैं, क्योंकि जहाँ
राइट है, जहाँ राइट तोड़ा गया है वहाँ पे रेमेडी तो आएगी ही। तो ये भी हम लोग आगे जो ये है वो आगे हम पढ़ेंगे। अ लॉ प्रोवाइड्स रेमेडीज टू द विक्टिम ऑफ रॉन्गफुल एक्ट सच एज कॉम्पेंसेशन फॉर डैमेजेस सफर। जो भी डैमेज सफर होगा उसका कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा, मतलब उस राइट का जो रेमेडी है वो उसको मिलेगा। एग्जाम्पल ऑफ tortious liability include negligence, which is failure to exercise reasonable care, intention torts such as assault and battery, and strict liability such as the use of explosive or keeping of wild animals। अगर अगर किसी पे स्ट्रिक्ट लायबिलिटी तब बनती है जब वो एक्सप्लोजिव का यूज़ कर रहा है, कोई फैक्ट्री है, कोई इंडस्ट्री है जहाँ पे एक्सप्लोजिव का यूज़ कर रहा है, तो उसका जो कर्तव्य है, उसकी जो ड्यूटी है वो ज़्यादा बढ़ जाती है टुवर्ड्स सोसाइटी। तो टॉर्टर्स लाइबिलिटी है उसके पास कि उसको पहले से ही ऐसी वो काम नहीं करना है कि हार्म हो दूसरों को, किसी को इंजरी पहुंचे, किसी को हार्म हो। अगर ऐसा किया तो उसको कॉम्पेंसेट करना पड़ेगा। 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ टॉर्ट, ये भी हमने पढ़ा था। अ टॉर्ट इज अ सिविल रॉन्ग। टॉर्ट जो है वो क्रिमिनल रॉन्ग में नहीं आएगा, अगर वो सिविल रॉन्ग है तो ही वो टॉर्ट होगा। सिंस अ टॉर्ट इज अ सिविल रॉन्ग, द इंजर्ड पार्टी takes civil proceedings against the defendant and the main remedy for the same is damages or compensation. In the case of criminal wrong, criminal proceedings against the wrongdoer are initiated। अगर criminal wrong होगा तो criminal proceedings होंगे, civil wrong होगा तो ये जो है वो petition फाइल करेंगे, सूट फाइल करेंगे। इन द केस ऑफ क्रिमिनल रॉन्ग, द क्रिमिनल प्रोसीडिंग अगेंस्ट द रॉन्ग डूअर आर इनिशिएटेड बाय द स्टेट इटसेल्फ and the accused is punished. The injured party is not compensated except in certain cases। सिर्फ कुछ केसेस में ही इंजर्ड पार्टी को कॉम्पेंसेट होता है, नहीं तो अदरवाइज स्टेट जो है, जो कोर्ट है, वो उसको पनिश करती है, उसको पनिशमेंट मिलती है। इट इज़ नॉट फॉर कॉम्पेंसेशन। सिविल रॉन्ग में मोस्टली कॉम्पेंसेशन जो है वो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, इसमें जो है वो पनिशमेंट जो है वो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। दस अ टॉर्ट इज अ सिविल रॉन्ग नॉट अ क्रिमिनल रॉन्ग। तो हमें ये इंपॉर्टेंट है कि टॉर्ट जो है वो सिविल रॉन्ग है, इट्स नॉट अ criminal wrong। Duty fixed by law। Under tort law, the duties are primarily fixed by the law and the breach of these duties बाई द डिफेंडेंट कॉन्स्टिट्यूट ऑफ टॉर्ट। अगर कोई ड्यूटीज हमें दी गई है, उस ड्यूटी को अगर हमने तोड़ा, जो लॉ ने फिक्स किया है, प्राइमरीली लॉ ने सब ड्यूटीज फिक्स की है लोगों के लिए, सोसाइटी के लिए एट लार्ज। तो अगर वो ड्यूटी को हमने ब्रीच किया तो डिफेंडेंट को टॉर्ट करेगा, मतलब डिफेंडेंट ने वो टॉर्ट कमिट किया है। फॉर एग्जाम्पल, द ड्यूटी नॉट टू ट्रेसपास ऑन समवंस लैंड। अगर ये हमारा ड्यूटी है कि हमको ट्रेसपास नहीं करना है किसी की लैंड, अगर वो उसको हमने तोड़ा, ब्रीच किया, तो दैट मीन्स वी आर डूइंग अ टॉर्ट, उसने वो टॉर्ट किया। अ टॉर्ट इज नॉट मेयरली अ ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट और अ ब्रीच ऑफ अ ट्रस्ट। Put simply, we know that the tort is a civil wrong, but not every civil wrong is a tort। हर civil wrong tort नहीं है। हर tort civil wrong है, but हर civil wrong tort नहीं है। It has to be found out whether the civil wrong is a tort and not a breach of contract। अभी breach of contract और breach of trust ये हमने डिटेल में ऑलरेडी किया हुआ था फर्स्ट टाइम जब भी हम साथ में पढ़ रहे थे तभी, तो वो डिटेल में आप वो नोट्स में देख सकते हो, ऑलरेडी हमने शेयर किए थे ग्रुप में। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ पर्सन एग्रीज टू परचेज एन इलेक्ट्रॉनिक सेट एंड देयर आफ्टर डज नॉट फुलफिल हिज ऑब्लिगेशन टू पे, द रॉन्ग इज मियर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड नॉट अ टॉर्ट। तो इसमें हमने भी एग्जाम्पल देखा था कि हमने अगर एक पार्टनरशिप की है और पार्टनरशिप में हम लोगों ने सोचा है कि एक बंदा, एक पार्टनर जो है वो मार्केटिंग करेगा और एक बंदा एडमिनिस्ट्रेशन करेगा, तो बाद में उसका जो प्रॉफिट है उसने शेयर नहीं किया, तो यहाँ पे वो कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ रहा है, वो टॉर्ट नहीं है, वो उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट के इसमें आ जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट के सेक्शन में आ जाएगा, वो टॉर्ट के अंडर नहीं आएगा। अनलिक्विडेटेड डैमेजेस, ये भी हमने ऑलरेडी किया हुआ है। द क्लेम फॉर डैमेजेस अंडर टॉर्ट लॉ इज ऑलवेज फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। यहाँ पे फिक्स सम ऑफ मनी नहीं है। जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट में हमें पता है कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि 20% प्रॉफिट मुझे मिलना चाहिए, तो 20% प्रॉफिट नहीं मिला, तो वो लिक्विडेटेड सम है, वो मुझे पता है कि कितना सम है, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी है। यहाँ पे फिक्स नहीं होगा। डैमेजेस आर most important remedy under the tort law and the term unliquidated means something which is not fixed, जो fix नहीं है, वैसे वाले damages tort में आएंगे। तो tort के
मेन 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. अ टॉट इज अ सिविल रॉन्ग. ड्यूटी फिक्स्ड बाय लॉ, अगर वो तोड़ी है तो. अ टॉट इज मेयरली अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और अ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट. और लास्ट है, सॉरी सेकंड लास्ट है, अनलिक्विडेटेड डैमेजेस एंड वायलेशन ऑफ अ राइट इन रेम. अभी हमने ये देखा था कि राइट इन रेम, राइट इन पर्सोना, ये क्या है. तो राइट इन रेम मतलब इन जनरल जो लोगों को राइट दिए गए हैं उसको अगर तोड़ा है तो वो टॉट में आ जाएगा. अगर पर्सनल किसी का कुछ है तो वो टॉट में नहीं आएगा. Under the law of torts, the duty is towards persons generally. The duty of not doing a civil wrong, because a tort is a violation of a right in rem, that is against the world at large. ये किसी एक इंडिविजुअल के लिए लॉ नहीं बनाया गया है. कॉन्ट्रैक्ट में कैसे होगा कि मुझे सिर्फ 20% जो है या 30% जो 50% का पार्टनरशिप का कॉन्ट्रैक्ट था वो मिलने वाला था, तो वो कॉन्ट्रैक्ट में आ जाएगा. बट वो 50% पूरी दुनिया नहीं क्लेम कर सकती है कि हमको भी चाहिए उसमें प्रॉफिट. तो वो जो था वो राइट इन पर्सोना था, वो एक इंडिविजुअल राइट मेरे लिए था एज पर द कॉन्ट्रैक्ट. यहाँ पे क्या होगा, राइट इन रेम है, मतलब कि ये सबका राइट है कि उसका असॉल्ट नहीं होना चाहिए और फिर भी उसका असॉल्ट किया, तो फिर ये राइट इन रेम का वायलेशन हुआ है, तो वो टॉर्ट कहलाएगा. सो फॉर एग्जाम्पल, A's duty not to trespass is not towards X or Y or Z only. Rather, whosoever's property is trespassed by A will be entitled to bring an action against him. कोई भी उसकी प्रॉपर्टी ट्रेसपास, प्लीज म्यूट, कोई भी जो भी अनम्यूट है, trespass by A will be entitled to bring an action against him depending upon the circumstances of the case. जो भी ये एग्जाम्पल यहाँ पे trespassing का दिया हुआ है, तो trespassing not allowed है तो सबके लिए not allowed है. जो भी बाहर सोसाइटी एट लार्ज है, वर्ल्ड एट लार्ज है, ऐसा नहीं बोल सकता है कि वो खाली ये 4 बंदों के लिए मैंने ट्रेस पासिंग अलाउ ये की है कि ट्रेस आप लोग ट्रेस पास नहीं कर सकते, तो वैसा नहीं हो सकता. राइट इन रेम जहाँ पर है उसका वायलेशन हो रहा है, उसका ब्रीच हो रहा है, वो तोड़ रहा है, तो ही वो टॉर्ट की कैटेगरी में आएगा. हाउ टॉर्ट डिफर्स फ्रॉम क्राइम, ये भी हमने किया, हम फटाफट देख लेते हैं. इट इज़ अ सिविल रॉन्ग और अ प्राइवेट रॉन्ग. ये सिविल रॉन्ग होगा या प्राइवेट रॉन्ग होगा. क्राइम क्या होगा, ये क्रिमिनल रॉन्ग होगा और पब्लिक रॉन्ग होगा. पब्लिकली सबको इफेक्ट करेगा अगर वो क्राइम है तो. इट डील्ड इन सिविल कोर्ट, ये सिविल कोर्ट में जाएगा. ऑफकोर्स ये क्रिमिनल कोर्ट में जाएगा. सूट ऑफ टॉर्ट इज अगेंस्ट अ पर्सन, ये एक पर्सन के अगेंस्ट होगा और ये स्टेट के अगेंस्ट होगा. मतलब स्टेट, आप कभी भी केस देखोगे तो स्टेट वर्सेस कुछ ऐसा लिखा होगा. तो रेमेडीज कॉम्पेंसेशन विच इज अनलिक्विडेटेड डैमेजेस, यहाँ पे जो डैमेजेस है वो फिक्स नहीं है. कॉम्पेंसेशन हमें पता नहीं है कितना मिलेगा. आप बता नहीं सकते हो कि कोई बंदे ने असॉल्ट किया तो कितना कॉम्पेंसेट करे, कोई बंदे ने ट्रेसपास किया तो कितना कॉम्पेंसेट करे, तो वो तो केस टू केस डिसाइड होगा. तो दैट इज अनलिक्विडेटेड डैमेजेस, दैट इज नॉट फिक्स्ड. Remedy is punishment given under IPC or fine which is liquidated damages. यहाँ पे liquidated damages है, वो fixed है, वो पता है कि क्या फाइन होगा, वो लॉ में लिखा हुआ है. It comes under private law, it comes under public law. Now, how tort differ from contract? क्या फ़र्क है contract में और tort में? Rights and obligation result from common law created by the court. जो भी राइट है, जो ऑब्लिगेशन है, क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या लाइबिलिटी है, वो कॉमन लॉ जो कोर्ट ने बनाया है, जो जनरल सबके लिए है, उसके बेसिस पे होता है. और कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, राइट एंड ऑब्लिगेशन रिजल्ट फ्रॉम एग्रीमेंट मेड बिटवीन पार्टीज. जो पार्टीज ने एग्रीमेंट बनाया है एक दूसरे के साथ, उसके बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट होगा. ड्यूटीज डिटरमाइंड बाय लॉ, इसमें लॉ जो है वो ड्यूटी डिटरमाइन करेगा कि किसकी क्या ड्यूटी होनी चाहिए. यहाँ पे पार्टीज खुद डिटरमाइन करेंगे कि क्या ड्यूटी है. मतलब अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है 2 लोगों के बीच में या एक गवर्नमेंट और किसी कंपनी के बीच में कि उनको मेट्रो का काम करके देना है, तो फिर वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो पार्टीज के बीच में है, वो लॉ डिटरमाइन नहीं करेगा. इसमें माइनर्स कैन बी सूड एंड डैमेजेस आर रिकवर्ड. इसमें माइनस पे केस कर सकते हैं अगर उसने टॉर्ट कमिट किया है तो. यहाँ पे कंडीशंस अप्लाई है ये कि ये हमेशा एक्सेप्टेबल नहीं होगा, बट डिफ्रेंशिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लिख सकते हैं. माइनस कैन नॉट बी सूड एंड डैमेजेस आर नॉट रिकवर्ड. यहाँ पे डैमेजेस आर नॉट रिकवर्ड, यहाँ पे डैमेजेस आर
रिकवर्ड। माइनर्स से डैमेजेस रिकवर नहीं कर सकते इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट लॉ अलग है, वो भी हमने देखा है अब और भी आगे देखेंगे। बट कॉन्ट्रैक्ट के लॉ के मुताबिक माइनर्स जो है उनको आप सू नहीं कर सकते हो, बट टॉर्ट में माइनर्स भी सू हो सकते हैं। या प्रिविटी मस्ट एग्जिस्ट, प्रिविटी डज नॉट एग्जिस्ट, लीगलिटी होनी चाहिए और लीगलिटी जो है वो डज नॉट एग्जिस्ट। द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट ऑफ टॉर्ट, कॉन्स्टिट्यूट एलिमेंट ऑफ टॉर्ट क्या है, असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ टॉर्ट, ये भी हमने देखा था, रॉन्गफुल एक्ट प्लस रेमेडी होनी चाहिए प्लस लीगल डैमेज। मतलब टॉर्ट कब टॉर्ट कहलाएगा, जब पहले तो एक रॉन्गफुल एक्ट हुआ है, फिर उसके लिए एक रेमेडी अवेलेबल है, उसका कुछ चुकादा अवेलेबल है, उसका कुछ ये है कि ऐसा किया तो क्या कॉम्पेंसेशन होगा, और लीगल डैमेज ये भी एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, तो ही वो टॉर्ट का टॉर्ट बोल सकते हैं हम उसको, अगर इसमें ये तीन एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं तो। wrongful act by defendant, a act should be wrongful in nature, it means the person must have done something which he ought not to have done। तो जो उसको नहीं करना चाहिए था ऐसा अगर उसने किया है रॉन्गफुल एक्ट, तो वो टॉर्ट है। अभी उसके अगेंस्ट रेमेडी भी होगी, रेमेडी क्या होगी, द सेकंड एलिमेंट और इंग्रेडिएंट ऑफ टॉर्ट इज सच रॉन्गफुल एक्ट शुड गिव राइज टू लीगल रेमेडी। लीगल रेमेडी क्या होगी कि उस सूट के उसके लिए आप सूट फाइल कर सकते हो इन फॉर्म ऑफ सूट फॉर डैमेजेस, यू कैन सूट हिम, आप उसके लिए केस उसके ऊपर फाइल कर सकते हो, तो ये रेमेडी अवेलेबल है। लीगल डैमेज टू प्लेंटिफ, जो प्लेंटिफ है, प्लेंटिफ मतलब वो बंदा जो केस कर रहा है, तो जो केस कर रहा है उसको कुछ डैमेज हुआ होना चाहिए। लीगल डैमेज मीन्स वॉयलेशन ऑफ एनी लीगल राइट, उसका कोई लीगल राइट अगर वॉयलेट हुआ है। टू प्रूव द रॉन्ग ऑफ टॉर्ट देयर मस्ट बी वॉयलेशन ऑफ लीगल राइट, अगर उसको ये प्रूव करना है कि उसके साथ ये जो टॉर्ट हुआ है, जो रॉन्ग हुआ है, तो उसको ये प्रूव करना पड़ेगा कि उसका लीगल राइट कहीं ना कहीं वॉयलेट हुआ है, उसको जो लीगल राइट दिए गए हैं वो कहीं ना कहीं ब्रेक हुआ है, ब्रीच हुआ है, वॉयलेट हुआ है। बेसिक कंसेप्ट ऑफ टॉर्ट, इंजुरिया सिने डेमनम और डेमनम सिने इंजुरिया, ये हमने किया था। इंजुरिया सिने डेमनम मतलब इंजुरी विदाउट डैमेज, और इसका मतलब डैमेज विदाउट इंजुरी। नाउ मोस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आया है, हमने ऑलरेडी किया भी हुआ है, वो नोट्स भी भेजे हुए थे मैंने, तो उसमें आप पढ़ोगे तो बहुत इजीली समझ में आ जाएगा द मीनिंग ऑफ, और ये भी बहुत अच्छा दिया है मार्टिन सर ने, बहुत सिंपल वर्ड्स में और इजी टू अंडरस्टैंड है। द मीनिंग ऑफ दीज टर्म्स आर इंजुरिया मतलब इंजुरी, दैट इज लीगल राइट, sin is without, and damnum is damage. By understanding the meaning of these terms individually, the concept can be easily understood. Injurious sine damnum मतलब injury without damages. This means there is a violation of legal right, मतलब injury हुई है but damage नहीं हुआ है। यहाँ पे हमने एग्जाम्पल देखा था कि ट्रेस पासिंग का, अभी किसी ने ट्रेस पास किया है तो यहाँ पे इंजरी तो हुई है उसकी लीगल राइट की, जिसका जिसका एरिया में ट्रेस पासिंग हुआ है, बट उसका कुछ नुकसान नहीं हुआ है, कुछ डैमेज नहीं हुआ है, बट फिर भी वो केस कर सकता है। इट सिंपली मीन्स दैट देयर इज नो लॉस और डैमेजेस टू प्लेंटिफ, ओनली हिज लीगल राइट्स आर इन्फ्रिंज्ड। उसके जो लीगल राइट्स हैं, अगर उसने बोला है कि उसकी प्रॉपर्टी में ट्रेस पासिंग अलाउड नहीं है और फिर भी किसी ने ट्रेस पास किया, तो अगर फिर भी किसी ने ट्रेस पास किया तो उसको जो है डैमेज कुछ नहीं हुआ, उसकी प्रॉपर्टी का कुछ गया नहीं है, बट उसका इंजुरी हुआ है लीगल राइट का, तो इंजुरी सिने डैमनम, इंजुरी विदाउट डैमेजेस। ये एक केस लॉ है। भीम सिंह जो प्लेंटिफ है was MLA of Jammu and Kashmir Assembly. The plaintiff was wrongly arrested and detained by police while he was going to assembly. Further, he was not produced before the magistrate. The act did not physically or monetarily damaged him. अभी उसको physically कुछ नहीं हुआ, monetary भी damage नहीं हुआ, but his legal and fundamental rights are violated. उसके legal और fundamental rights violate हुए। द स्टेट वॉज हेल्ड लाइबल, इसके लिए फिर स्टेट जम्मू एंड कश्मीर को लाइबल कंसिडर किया गया एंड आस्क्ड टू पे डैमेजेस, एंड दिस इज अ केस ऑफ टॉर्ट। तो ये टॉर्ट का केस है, क्योंकि यहाँ पे इंजुरिया सिने डेमनम का जो है वो एलिमेंट कंपोजिट हो रहा है। नाउ डेमनम सिने इंजुरिया, इट मीन्स डैमेजेस विदाउट इंजुरी,
In short, there are damages done to plaintiff. They might be physical or monetary, but no legal rights are infringed. कोई लीगल राइट इन्फ्रिंज नहीं हुआ है बट डैमेज हुआ है, मतलब डैमेज हुआ है बट इंजुरी नहीं हुई है. इसमें हमने ये एग्जांपल देखा था कि एक कोई क्लासेस था, उसी बिल्डिंग में दूसरा क्लासेस किसी ने खोला, बेस्ट कोचिंग क्लासेस के आगे सक्सेस कोचिंग क्लासेस ऐसा कुछ नाम था, कि उसने खोला. अब ये है कि वो उस पर केस नहीं कर सकता जबकि उसको डैमेज भी हुआ है, उसके सारे जो मतलब स्टूडेंट्स हैं वो दूसरे क्लास में चले गए. तो यहाँ पे उस कंपटीशन जो है वो इलीगल नहीं है, कंपटीशन कर सकता है कोई भी, ऐसा कुछ ये नहीं है कि एक बिल्डिंग में दो क्लासेस नहीं हो सकते. तो इसका मतलब यहाँ पे लीगल राइट कुछ भी इन्फ्रिंज नहीं हुआ है बट उसको मॉनेटरी डैमेज हुआ है, उसका नुकसान हुआ है, बट फिर भी वो केस नहीं कर सकता है बिकॉज डैमनम सेने इंजुरिया, डैमेजेस विदाउट इंजुरी. यहाँ पे केस लॉ है. इन दिस केस the defendant set up a school in the same locality in which the plaintiff's school was located. The defendant even reduced the fees of school. This not a case of tort. ये एक tort में consider नहीं होगा as there was only monetary loss to plaintiff and none of his legal right was violated. कोई उसके स्कूल के आगे स्कूल खोलना और उसकी फीस कम रखना, तो यहाँ पे उसने कंपटीशन किया है, उसने कोई लीगल राइट किसी का नहीं लिया है. तो फॉर दिस केस मतलब जहाँ पे डैमनम सेने इंजुरिया होगा वो टॉर्ट में कंसिडर नहीं होगा. नाउ राइट द शॉर्ट नोट ऑन ओबी जस इबी रेमेडियम. मतलब जहाँ जस्टिस वहाँ रेमेडी, जहाँ जस्टिस है वहाँ रेमेडी है. तो ओबी जस इबी रेमेडियम इज अ लैटिन मैक्सिम विच मीन्स देर इज़ अ राइट. जहाँ पे राइट है मतलब जहाँ जस्टिस है, देर इज़ अ रेमेडी, वहाँ रेमेडी है. जस्ट मीन्स लीगल अथॉरिटी, जहाँ लीगल अथॉरिटी है, जहाँ जस्टिस है to do or demand something, and the word remedium means the right of action in court of law. Literal meaning of this maxim is that whenever there is a legal right, जहाँ पे legal right है तो वहाँ पे legal remedy भी है. मतलब legal right जहाँ तोड़ा गया है, legal right जहाँ भी violate हुआ है, तो उसके सामने उसकी legal remedy available है. सिंपल. जहाँ पे भी लीगल राइट है वहाँ पे लीगल रेमेडी है. इसका मतलब ये कि जहाँ लीगल रेमेडी है, जी लीगल राइट है, जहाँ पे भी लीगल राइट वॉयलेट होगा, जहाँ पे भी लीगल राइट ब्रीच होगा, तो उसके लिए उसके सामने लीगल रेमेडी दी हुई है. इट ऑल्सो एक्सप्रेस दैट देयर इज़ नो रॉन्ग विदाउट अ रेमेडी. मतलब इसको ये भी बोल सकते हैं कि नो रॉन्ग विदाउट रेमेडी. कोई ऐसा कोई रॉन्ग नहीं है जिसकी रेमेडी नहीं है. मतलब जो भी कुछ गलत चीज़ें हैं उसके सामने उसकी रेमेडी लॉ में दी हुई है. तो ये भीम सिंह स्टेट जम्मू कश्मीर का ये जो केस है वो है इसका एग्जाम्पल. जनरल डिफेंसेस इन एन एक्शन ऑफ टॉर्ट. जनरल डिफेंसेस इन एन एक्शन ऑफ टॉर्ट मतलब ये कि कहाँ पे टॉर्ट जो है वो टॉर्ट कंसिडर नहीं होगा. क्या डिफेंसेस है टॉर्ट के लिए? प्राइवेट डिफेंस. व्हेन अ डिफेंडेंट ट्राइज टू प्रोटेक्ट हिज बॉडी और प्रॉपर्टी हार्म्स अनदर पर्सन, मतलब सेल्फ डिफेंस, दैट इज प्राइवेट डिफेंस. अगर प्राइवेट डिफेंस में किसी ने ऐसा कुछ किया तो फिर उसको टॉर्ट कंसिडर नहीं किया जाएगा. when a defendant tries to protect his body or property harms another person by using reasonable force, ऐसा नहीं कि सीधा चाकू से ही मार दिया. रीजनेबल फोर्स से अगर उसने अपने आप के बचाव में खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए अगर कुछ ऐसा एक्ट किया अंडर एन इमिटेंट डेंजर. इमिटेंट मतलब पॉसिबल आने वाला, जो फ्यूचर में दिख रहा है कि आने वाला डेंजर है, उसको लग रहा है कि अभी वो मेरे पर हमला करने वाला है, तो उसके पहले ही उसने उस पर हमला किया. वेयर देर इज़ नो टाइम टू रिपोर्ट इंस्टेंटली टू अथॉरिटी, जहाँ पे उसके पास टाइम नहीं है अथॉरिटी को रिपोर्ट करने के लिए, तो वहाँ पे वो सेल्फ डिफेंस में वो जो एक्शन लेगा तो वहाँ पे वो टॉर्ट कंसिडर, मतलब ही कैन डू दैट. इट्स अ प्राइवेट डिफेंस. नाउ नेसेसिटी को इसमें ये दिया गया है कि सेलस पॉपुली लेक्स. सेलस पॉपुली लेक्स मतलब सेलस पॉपुली सुप्रीम लेक्स मतलब कि वेलफेयर ऑफ पीपल इज अ सुप्रीम लॉ. सेलस मतलब वेलफेयर, अच्छा, सेफ्टी. सेलस मतलब सेफ्टी. पॉपुली का मतलब होगा पीपल. सुप्रीम मतलब सुप्रीम, सबसे सुपीरियर. और लेक्स मतलब लॉ. तो इसका मतलब ये है कि लोगों की सेफ्टी सबसे इम्पॉर्टेंट है.
नेसेसिटी ये है। ये सैलस पॉपुली सुप्रीम लेक्स का मतलब ये है कि सेफ्टी ऑफ पीपल इज अ सुप्रीम लॉ। सेफ वेलफेयर ऑफ पीपल जो है लॉ के हिसाब से लोगों का वेलफेयर सबसे इम्पॉर्टेंट है। नाउ नेसेसिटी नोज नो लॉ। जो नेसेसिटी है, जो ज़रूरत है, वो वहाँ पे कोई लॉ डिफाइन नहीं होगा। इन ऑर्डर टू अवॉइड और प्रिवेंट अ ग्रेट लॉस और हार्म अ डिफेंडेंट कैन कॉज लेसर हार्म दैट इज जस्टिफाइड। मतलब सिचुएशन को देख के सेफ्टी, सेलर्स, लोगों की सेफ्टी सबसे इम्पोर्टेंट है। मतलब ये एग्जाम्पल पता नहीं इसमें सूट बैठेगा कि नहीं, बट अगर एक ट्रेन है तो अगर एक ट्रेन के सामने अगर दो कुछ ऐसा है, फॉर हम ये एक मतलब अजम्पशन है, ये कोई ऐसा एग्जाम्पल नहीं है रियल केस में। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बस जा रही है तो एक साइड अगर चार लोग बैठे हैं और एक साइड एक लोग बैठा है, एक बंदा बैठा है, तो वो अगर उसका ब्रेक फेल है तो वो एक को मारेगा, चार को नहीं मारेगा। तो यहाँ पे सेफ्टी लोगों की इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बड़े लॉस को प्रिवेंट करने के लिए अगर वो लेसर हार्म कर रहा है तो उस केस में वो, इसका मतलब ये नहीं कि उसकी सज़ा उसको नहीं मिलेगी, बट वो जस्टिफाई कर सकते हैं। इन ऑर्डर टू अवॉइड और प्रिवेंट अ ग्रेट लॉस और हार्म अ डिफेंडेंट कैन कॉज लेसर हार्म दैट इज जस्टिफाइड। वो कम हार्म कर सकता है। यहाँ पे मारने की बात नहीं है, आई जस्ट गिवन यू एग्जाम्पल कि टू अंडरस्टैंड ये जो ये हम लोग समझें कि ये जो लैटिन वर्ड जो दिया है कि सेलस पॉपुली सुप्रीम लेप्स का मतलब क्या है, कि सेफ्टी जो है लोगों की वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द एक्ट ऑफ डिफेंडेंट मे नॉट बी लीगल, ये लीगल नहीं होगा, बट इफ इट इज़ टू अवॉइड मेजर डैमेज देन ही कैन प्लीड हिज डिफेंस। तो वो अपना डिफेंस के लिए प्लीड कर सकता है कि उसने बड़ा ग्रेट लॉस को बचाने के लिए उसने ये छोटा वाला लॉस किया है, विच इज़ जो जस्टिफाइड हो। नाउ इनएविटेबल एक्सीडेंट। इनएविटेबल एक्सीडेंट मतलब जो अनफॉरसीन है, कुड नॉट बी प्रिवेंटेड, कोई प्रिवेंट नहीं कर सकता है, अचानक से आ गया है। इनएविटेबल एक्सीडेंट इज अ मिसहैप, वो अचानक से आया है, यू डोंट नो कि वो होने वाला है। इट्स ऑकरेंस कैन नॉट बी प्रिवेंटेड, आप प्रिवेंट नहीं कर सकते हो, डिस्पाइट टेकिंग एनी डिग्री ऑफ केयर एंड अटेंशन बाय इंडिविजुअल। जो इनएविटेबल है, जो अननोन है, जो पता नहीं है हमको आने वाला है, ऐसा कुछ एक्सीडेंट है, तो फिर वहाँ पे कितना भी आप डिग्री ऑफ केयर, कितना भी अटेंशन हो इंडिविजुअल का, बट ही कैन नॉट प्रिवेंट दैट। एंड फोर्थ इज एक्ट ऑफ गॉड। एक्ट ऑफ गॉड जैसे अर्थक्वेक है, कुछ भी ऐसा है जो एक्ट ऑफ गॉड है, तो अ वेरी अनयूजुअल एक्ट, जो कुछ अनयूजुअल है, और एन इवेंट विच इज़ अ रिजल्ट ऑफ नेचुरल फोर्सेस, जो नेचुरली कुछ हुआ है, जैसे कि अर्थक्वेक, वॉल्केनिक इरप्शंस, फ्लड, ड्रॉट, जो इंसानों के हाथ में नहीं है, एक्सेट्रा, इज कॉइंड एज एक्ट ऑफ गॉड, उसे एक्ट ऑफ गॉड बोलते हैं। और विस मेजर बोलते हैं यहाँ उसको, एक्ट ऑफ गॉड या विस मेजर, के it's not in our hands, it is beyond human imagination and could not be prevented by human intervention। human कितना भी intervene करे उससे वो बचा नहीं सकता है, तो वो act of God होगा। now statutory authority, if an act is sanctioned by statutory enactment or law passed by legislature, कोई ऐसी चीज़ है जो लॉ, लेजिस्लेचर ने लॉ पास किया है, देन द डिफेंडेंट कैन नॉट बी हेल्ड लाइबल फॉर डैमेजेस रिजल्टिंग इन कोर्स ऑफ सच एक्ट। तो फिर ऐसे केसेस में जो स्टैच्यूटरी है, जो स्टैच्यूटरी अथॉरिटी ने बोला है उसको करने के लिए, तो ऐसे केसेस में जो है वो डैमेजेस के लिए लाइबल डिफेंडेंट नहीं होगा, क्योंकि वो स्टैच्यूटरी अथॉरिटी ने उसको कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, हाई कोर्ट ने कहा है करने के लिए। plaintiff a wrongdoer, if a plaintiff himself is engaged in wrongful act or conduct then he cannot recover damages। अगर उसने खुद ही wrong किया है, plaintiff ने खुद ही कुछ wrong किया, तो वो सामने उसका damages के लिए recover मांग नहीं सकता है। तो इसमें हमने इसका हमने एग्जाम्पल भी देखा था, वो आप उसमें देखोगे तो आ जाएगा, वी विल शुड नॉट वेस्ट टाइम। लीव एंड लाइसेंस, वॉलेंटी नॉट नॉन फिट इंजुरिया, इसका मतलब टू अ विलिंग पर्सन इंजुरी इज नॉट डन, मतलब कोई जानबूझ के वॉलंटरीली कुछ ऐसा कर रहा है, वॉलंटरीली ऐसा कर रहा है, मतलब जैसे कोई स्पोर्ट्समैन है, उसे पता है कि मैं ये स्पोर्ट खेलूंगा, मैं अगर कोई बास्केटबॉल या पैराग्लाइडिंग या ऐसा कोई भी चीज़ करूंगा जिसमें मुझे हार्म हो सकता है, तो अगर उसने वॉलंटी किया है, वॉलंटरीली किया है, नॉन फिट इंजुरिया, वॉलंटरीली उसने कुछ ऐसा किया है और उसको पता है,
तो वो उसको जो है वो इंजरी कंसिडर नहीं किया जाएगा. इन केस अ प्लेंटिफ वॉलेंटरीली सफर्स फ्रॉम सम हार्म, ही हैज़ नो रेमेडी फॉर दैट अंडर द लॉ ऑफ टॉट. तो वो लॉ ऑफ टॉट में उसको कोई रेमेडी नहीं मिलेगी. ही इज़ नॉट अलाउड टू कंप्लेन. वो खुद ही गया है उसमें, वो पैराग्लाइडिंग करने या जो भी कोई स्पोर्ट्समैनशिप करने के लिए, तो उसको वॉलेंटरीली गया है, मतलब कंपल्सरीली नहीं है, अपनी मर्जी से गया है. The reason behind this defense is that no one can enforce a right that has voluntarily abandoned or waived. अभी खुद वॉलेंटरीली अगर उसको करना है कोई चीज़, या वॉलेंटरीली वो खुद वेव कर रहा है, तो उसमें वो लॉ कुछ नहीं कर सकता है. उसको उस टॉट का जो है वो रेमेडी नहीं मिलेगा. तो एग्जांपल्स दिए हैं. व्हेन यू योरसेल्फ कॉल समबडी टू योर हाउस एंड यू कैन नॉट सू योर गेस्ट फॉर ट्रेस पास. आप खुद ही उनको इन्वाइट करोगे तो आप नहीं बोल सकते हो कि उन्होंने ट्रेस पास किया. तो ये वॉलेंटरीली वॉलेंटरी नॉन फिट इंजुरिया है. आपने खुद ही किया है, तो इसका इंजुरी, इसका जो ये है रेमेडी है, वो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि वो इंजुरिया में फिट नहीं होगा, क्योंकि ये वॉलेंटरीली किया गया एक्ट है. इफ़ यू हैव एग्रीड टू अ सर्जिकल ऑपरेशन देन यू कैन नॉट सू द सर्जन फॉर इट. आपने खुद ही सर्जिकल ऑपरेशन के पहले डॉक्टर साहब से साइन ले लेते हैं, तो आपने एग्री किया है उसके लिए, तो आप सर्जन को सू नहीं कर सकते हो कि इसने मेरा ऑपरेशन क्यों किया या जो भी कुछ हुआ. तो यहाँ पे आपने वॉलेंटरीली एक्ट किया है. इफ़ यू एग्री टू द पब्लिकेशन ऑफ समथिंग यू आर अवेयर ऑफ, आपने खुद एग्री किया है कि ये चीज़ पब्लिश करो, फिर उसके लिए आप डिफेमेशन या लिबेल का केस नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपने खुद ही उसको एग्री किया है कि यू कैन पब्लिश दैट. तो वैसे केसेस में भी आपको कोई उस टॉट में रेमेडी नहीं मिलेगी. पहली बात, वो टॉट ही कंसिडर नहीं होगा. केस लॉ है यहाँ पे. इन द केस ऑफ पद्मावती वर्सेस दुग्गा नायिका, द प्लेंटिफ्स had asked for a lift in a jeep of a defendants, and while traveling in it, one of the screws of the wheel of the jeep fell out. As a result, the jeep crashed. अभी यहाँ पे जीप क्रैश हुई और इन्होंने खुद ही लिफ्ट मांगी थी उससे, एंड इट कॉजेज द डेथ ऑफ वन ऑफ प्लेंटिफ. उसमें से एक प्लेंटिफ जो है उनका डेथ हुआ. इन दिस केस द कोर्ट हेल्ड दैट द डिफेंस ऑफ वॉलेंटरी नॉन फिट इंजुरिया विल अप्लाई. यहाँ पे वॉलेंटरी नॉन फिट इंजुरिया अप्लाई होगा, बिकॉज उनको किसी ने बोला नहीं था कि जाके बैठो, वो खुद अपनी वॉलेंटरीली अपने मर्जी से जाके उसमें बैठे थे, और यहाँ पे उसको उनको किसी ने जानबूझ के नहीं मारा है. तो इस केस के हिसाब से वॉलेंटरी नॉन फिट इंजुरिया जो है वो अप्लाई होता है. एंड thus the defendants were not liable because by sitting in a jeep the plaintiff had assumed the risk of being injured. उनको ये रिस्क कंसिडर अज्यूम किया ही होगा कि अगर कुछ हो गया तो they should be these should not be liable. जिनकी गाड़ी में बैठे थे वो लाइबल नहीं है. अभी डिस्चार्ज ऑफ टॉर्ट. देर आर 7 different modes through which a tort is discharged and no remedy will lie for a tort. अगर यहाँ पे ये 7 modes हैं जहाँ पे रेमेडी नहीं होगी. अब कौन से केसेस हैं जहाँ पे टॉर्ट तो हुआ होगा बट रेमेडी नहीं मिलेगी. इट इज़ अ प्रोसेस थ्रू विच अ टॉर्ट कम्स टू एंड. यहाँ पे टॉर्ट अपने आप एंड हो जाएगा. अ रॉन्ग डूअर इज़ नॉट लाइबल फॉर हिज एक्शन, और रॉन्ग डूअर लाइबल भी नहीं होगा. तो ऐसा क्या होगा? तो ये मेथड्स हैं. एक तो डेथ ऑफ पार्टीज. तो ये जो मैक्सिम है एक्सियो पर्सनलिस मोरिटर, मतलब जो एक्शन लेने वाला बंदा है, पर्सनल एक्शन डाइज विथ अ पर्सन. जो पर्सन एक्शन लेने वाला है उस वो अगर पर्सन मर जाता है तो वो एक्शन लेने वाला पर्सन भी मर जाता है. मतलब एक्सियो पर्सनलिस मोरिटर कम persona applies which means if a person dies his personal right of action जो है, उसका right of action है, जो उसका personal right of action था वो भी उसके साथ मर ही जाएगा. ऑब्वियसली अगर किसी पार्टी का डेथ हो रहा है तो फिर टॉट की बात ही नहीं है ना. तो जो एक्शन लेने वाला था वो खुद ही अगर मर जा रहा है, तो इफ़ अ पर्सन डाइज हिज पर्सनल राइट ऑफ एक्शन, उसका जो एक्शन लेना है, उसको जो सू करना है, उसको जो रेमेडी चाहिए, तो वो खुद ही नहीं होगा, तो करने ही वाला कौन है? एक्सियो पर्सनलिस मोरिटर कम persona. दिस इज द इम्पॉर्टेंट मैक्सिम. इट मीन्स इफ द पर्सन हु कमिट अ टॉट, यहाँ पे
अच्छा, जो हु कमिट अ टॉट, जिसने टॉट कमिट किया है, जिसने गलत किया है, नॉट दैट आई वाज रॉन्ग, हाँ, आई जस्ट पार्डन दैट। तो इट मीन्स इफ द पर्सन हु कमिट अ टॉट, जिसने टॉट कमिट किया है, और द पर्सन अगेंस्ट whom द टॉट कमिटेड, दोनों, और जिसने टॉट किया है या जिसके अगेंस्ट केस होने वाला है, द पर्सनल राइट और राइट टू रिसीव द डैमेजेस और द राइट ऑफ एक्शन डाइज विथ अ पर्सन, वो बंदा मर गया तो उसके साथ राइट ऑफ एक्शन भी मर गया। आइदर ऑफ द पर्सन, जिसने टॉट कमिट किया है या जिसके अगेंस्ट केस होने वाला है, दोनों में से कोई भी मर गया, दोनों ही सिचुएशन में ये मैक्सिम अप्लाई होता है। कौन सा मैक्सिम? के एक्सियो पर्सनलिस मोरिटोर कम पर्सोना, अगर वो बंदा मर जाता है तो उसके साथ उसका हक भी मर जाता है। डेथ ऑफ अ पर्सन से टॉट का क्वेश्चन ही नहीं आएगा, डिस्चार्ज ऑफ टॉट ही नहीं होगा, टॉट कम्स टू एंड। डेथ ऑफ अ पर्सन अगेंस्ट whom द टॉट वॉज कमिटेड, अगर पेटिशनर जो है, जिसके अगेंस्ट केस करने वाले हैं, जिसने टॉट किया है, तो अगर उसका डेथ हो जाता, जो पेटिशनर है, जो केस करने वाला है, अगर उसका डेथ हो रहा है, व्हेन द पर्सन अगेंस्ट whom द टॉट वॉज कमिटेड, दैट इज प्लेंटिव। यहाँ पे अगेंस्ट whom द टॉट वॉज कमिटेड, तो यहाँ पे डिफेंडेंट आना चाहिए। हु अप्रोच, अगर प्लेंटिव है तो हु अप्रोच द कोर्ट एंड फाइल्ड अ केस, डाइड, अगर वो खुद भी मर गया, जो प्लेंटिव है, जो केस कर रहा है, वो मर गया, तो सो हिज पर्सनल राइट ऑफ एक्शन डाइज विथ हिम ओनली। मतलब आइदर ऑफ द केस, अगर पेटिशनर हो, प्लेंटिव, मतलब प्लेंटिव हो या डिफेंडेंट हो, दोनों में से कोई भी अगर मर जाता है तो उनके साथ उनका जो राइट है, राइट ऑफ एक्शन है, वो उसके साथ मर जाता है। एक्सेप्शन टू मैक्सिम, यहाँ पे एक्सेप्शंस है कुछ केसेस में, जहाँ पे लीगल हेयर को कहीं कहीं लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा या लीगल एयर होगा, वहाँ पे उनका जो टॉट है वो कंटिन्यू होगा, उसका जो रेमेडी है वो कंटिन्यू होगी। तो एक्सेप्शन टू मैक्सिम एक्सियो पर्सनलिस मोरिटोर कम पर्सोना विथ रेस्पेक्ट टू पेटिशनर, अगर पेटिशनर के इस पे है, इन इंडिया देर आर लॉज विच कंस्टिट्यूट द एक्सेप्शन टू अबव मैक्सिम, लाइक द लीगल रिप्रेजेंटेटिव सूट्स एक्ट 1885 बोलता है, एज पर एक्ट the legal representative of any person after his death can represent the deceased person in the court of law। तो उसके डेथ के बाद उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव उस डिसीज पर्सन को रिप्रेजेंट कर सकता है। इफ ए डाइड ड्यूरिंग द प्रोसीजर ऑफ ट्रायल ऑफ कोर्ट, हिज लीगल हेयर और रिप्रेजेंटेटिव कैन रिप्रेजेंट हिम इन द कोर्ट ऑफ लॉ, तो उसका लीगल हेयर जो है वो उसकी तरफ से रिप्रेजेंट कर सकता है। ये लीगल रिप्रेजेंटेटिव सूट्स एक्ट 1885 में दिया गया है। डेथ ऑफ अ पर्सन हु कमिट्स टॉट, अगर उसका डेथ ऑफ अ पर्सन हु कमिट्स टॉट, जिसने टॉट कमिट किया है, जो डिफेंडेंट है, मतलब जिसके अगेंस्ट प्लेंटिव केस करेगा, इट मीन्स द पर्सन हु कमिट्स द एक्ट ऑफ टॉट अगेंस्ट एनी अदर पर्सन दैट इज द डिफेंडेंट डाइज, अगर डिफेंडेंट ही मर जाता है, द टॉट गेट्स डिस्चार्ज। एक्सेप्शन, अभी नॉर्मली तो टॉट डिस्चार्ज हो जाएगा क्योंकि वो खुद ही मर गया तो बात ही खत्म हो गई, लेकिन इस पे भी एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शन टू दिस मैक्सिम एक्सियो पर्सनालिसिस पर sorry, exio pernesis moritor cum persona with respect to defendant. In India, there are various laws which constitute the exception to the above maxim, like the legal representative, ये वापस वही लिखा हुआ है कि if a person involved in any type of tortious act died during the course of trial, the right of action passes to legal representative, उसके legal representative action ले सकता है। If A does an act of trespass to the good against B in the past, अगर A ने कुछ trespass का act किया है, now if A dies and it is proved that he was liable for damaging B's good, अगर उसने trespass किया और B को डैमेज हुआ है, so the damages, उसके damages उसके लीगल एयर से रिकवर हो सकते हैं। फॉर डैमेजिंग बीज गुड हैज़ टू बी पेड बाय हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को जो है वो डैमेजेस भरने पड़ेंगे। वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट में, सूट्स एक्ट में आता है। मतलब अगर लीगल रिप्रेजेंटेटिव उसके अगेंस्ट केस लड़ सकता है, अपने कोई अगर एक्सपायर हो गया उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव उसके रिप्रेजेंटेटिव बन सकता है और कोर्ट में रिप्रेजेंट कर सकता है, तो वो ये एक्ट ये भी बोलता है कि अगर वो खुद को प्रेजेंट कर सकता है टू
एक्ट एज अ प्लेंटिव, तो वो खुद को प्रेजेंट कर सकता है एक्ट एज अ डिफेंडेंट भी। तो मतलब प्रॉज एंड कॉन्स दोनों ही है। ये जो लॉ है तो अनबाइज्ड है, तो मतलब अगर कोई एक्सपायर हो गया है तो इसका मतलब ये नहीं कि बी के जो डैमेज है वो कोई नहीं भरेगा। अगर उसका कोई लीगल एयर है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, तो उसको उसके डैमेजेस पे करने पड़ेंगे। द लीगल रिप्रेजेंटेटिव सूट्स एक्ट 1885। अब बाय वेवर द सेकंड मेथड, ये तो फर्स्ट मेथड था, अभी सेकंड मेथड ये है कि बाय वेवर। सेकंड मेथड ऑफ जो टॉर्ट डिस्चार्ज होगा इज बाय वेवर। वेवर मतलब क्या होगा, जब कभी किसी ऐसे केस होते हैं कि दो रेमेडीज अवेलेबल होती है। ऐसा कोई कोई टॉर्ट होते हैं जो दो नेचर के टॉर्ट होते हैं, मतलब वो टॉर्ट एज अ क्राइम भी होगा और टॉर्ट एज अ टॉर्ट भी होगा। तो यहाँ पे वो सिविल कोर्ट भी जा सकता है और क्रिमिनल कोर्ट भी जा सकता है। तो यहाँ पे उसके पास ऑप्शन है कि वो कहाँ जाए। द कंसेप्ट ऑफ वेवर इज व्हेन अ पर्सन हैज मोर देन वन रेमेडी अवेलेबल। तो दोनों वो नहीं कर सकता है कि उसके ऊपर सिविल कोर्ट भी करे, सिविल केस भी करेगा और क्रिमिनल भी करेगा और उससे पनिशमेंट भी दिलवाएगा उसको और उससे कॉम्पेंसेशन भी लेगा। तो ही हैव टू इलेक्ट वन, उसको कुछ एक चीज़ को चूज करना होगा कि वो कौन सी रेमेडी के लिए अप्लाई करना चाहता है। तो ऐसे केस में अगर उसने क्रिमिनल में जाना चाहा या फिर कोई ऐसा टॉर्ट है जो कॉन्ट्रैक्ट भी बेस्ड है और टॉर्ट भी है, तो ऐसे केस में तो यहाँ पे टॉर्ट को वेवर मिल जाएगा। मतलब टॉर्ट जो है वो ऑटोमेटिक डिस्चार्ज हो जाएगा। एक तो टॉर्ट कब डिस्चार्ज होता है, जब आइदर ऑफ द वन पर्सन की डेथ हो गई। सेकंड कब वेव होगा, जब उसने वेवर का ऑप्शन चुना, मतलब उसने ये चुना कि उसके पास अगर दो ऑप्शन है, दो रेमेडीज अवेलेबल है, तो उसने एक रेमेडी छोड़ के दूसरी रेमेडी में गया, तो वो ऑटोमेटिकली उस टॉर्ट का डिस्चार्ज हो जाएगा, वो टॉर्ट वहीं पे खत्म हो जाएगा। एज अ रिजल्ट ही हैज़ टू इलेक्ट वन ऑफ देम। ही कैन नॉट अप्लाई फॉर बोथ द रेमेडी एक्सेप्ट इन केस ऑफ डिफेमेशन एंड असॉल्ट। तो दोनों अप्लाई नहीं कर सकता है, दोनों रेमेडीज अप्लाई नहीं कर सकता है कोई भी बंदा, एक्सेप्ट डिफेमेशन एंड असॉल्ट के केस में। डिफेमेशन एंड असॉल्ट के केस में अलग केस है, अदरवाइज यूजुअली वन कैन नॉट गो फॉर बोथ रेमेडीज, उसको कोई एक इलेक्ट करनी पड़ेगी। नाउ इलस्ट्रेशन, इसका एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। इफ ए फाइल्स अ केस अगेंस्ट बी, दैट बी हैज कमिटेड अ टॉर्ट अगेंस्ट ए। If A has right to get more than one remedy, he has to choose any one of them. अगर उसके पास दो रेमेडीज है तो उसको एक ही उसको चुननी है। दैट इज इफ ही हैज़ अ रेमेडी इन बोथ टॉर्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट लॉ, अगर टॉर्ट में भी रेमेडी है उसको और कॉन्ट्रैक्ट लॉ में भी रेमेडी है, तो वो दोनों में से एक चूज करेगा। द मेन टू प्रिंसिपल्स लाइंग इन डॉक्ट्राइन ऑफ वेवर, इसको डॉक्ट्राइन ऑफ वेवर बोलते हैं, मतलब कोई एक रेमेडी को वो वेव करेगा, छोड़ देगा। अ पर्सन हैज टू चूज एनी वन रेमेडी। इफ अ पर्सन फेल्स टू गेट द रेमेडी ही चूजेस, द कोर्ट ऑफ लॉ डज नॉट अलाउ हिम टू गो बैक टू एन अल्टरनेट रेमेडी। फॉर एग्जाम्पल, अभी कोई केस है, अभी कोई ऐसा एग्जाम्पल है जहाँ पे टॉर्ट भी बोल सकते हैं उसको और कॉन्ट्रैक्ट लॉ भी बोल सकते हैं। तो इसके पास दो रेमेडी है, आइदर वो जाए एज अ टॉर्ट, आइदर वो जाए एज पर कॉन्ट्रैक्ट लॉ। अगर वो एज पर कॉन्ट्रैक्ट लॉ गया और वहाँ पे वो केस हार गया, उसको कुछ भी हाथ नहीं आए, तो वो नहीं बोल सकता है कि ठीक है अभी मैं टॉर्ट में जाऊँगा, टॉर्ट की रेमेडी को सीख करूँगा। ही कैन नॉट, लॉ विल नॉट अलाउ, कोर्ट ऑफ लॉ विल नॉट अलाउ हिम टू गो बैक एंड सी एन अल्टरनेटिव रेमेडी। तो यहाँ पे वो अल्टरनेटिव रेमेडी के लिए नहीं जा सकता है कि ये नहीं मिला तो वो, एक बार उसने अगर चूज की वो रेमेडी तो ही हैव टू गो विथ दैट ओनली। Example, if A files a case against Z and has two remedies for which he can approach a court of law, if he chooses the first remedy and loses the case, A cannot approach the court for alternate remedy. वो वापस फिर रेमेडी नंबर 2 के लिए नहीं जा सकता है, केस खत्म, लूज, इफ ही लूजेस द केस देन दैट्स ओवर। हाँ, उसके बाद वो उसी केस से रिलेटेड हायर कोर्ट में जा सकता है, अपील में जा सकता है, बट वो रेमेडी को चेंज नहीं कर सकता। अब एकॉर्ड एंड सेटिस्फेक्शन, एकॉर्ड मतलब कोई चीज़ को एक्सेप्ट करना या एग्री, टू एग्री विथ, टू मैच विथ। तो a concept of accord means when a parties of the tort, that is person who commits the tort and the person against whom the tort has been committed, came to an agreement, वो कुछ आपस में ही सेटल कर रहे हैं, and settle the dispute, कुछ अकॉर्ड कर रहे हैं मतलब आपस में कुछ एग्री कर रहे हैं और दोनों का सेटिस्फेक्शन है। जो पर्सन टॉर्ट कमिट करता है और जिसके अगेंस्ट वो कमिट हुआ है, तो दोनों ही अगर कम टू एन एग्रीमेंट एंड सेटल द डिस्प्यूट।
सच एन एग्रीमेंट इज नोन एज एकॉर्ड, इसे एकॉर्ड बोलते हैं. इन जनरल टर्म इट मीन्स सेटलिंग द इशू बाय एक्सेप्टिंग सम कंसिडरेशन इन ल्यू ऑफ राइट ऑफ एक्शन. वो बोलेगा कि आप मुझे इतना अमाउंट दे दो तो मैं ये जो मेरा एक्शन का राइट है वो मैं वापस ले लूँगा. इन ल्यू ऑफ मतलब उसके बदले में, राइट ऑफ एक्शन के बदले में कुछ कंसिडरेशन अमाउंट दो तो सेटल हो जाएगा डिस्प्यूट, तो इसे हम एकॉर्ड बोलेंगे. राइट ऑफ एक्शन, कुछ एक्शन लूँ उसके बदले में, इन ल्यू ऑफ राइट ऑफ एक्शन आप मुझे कुछ कंसिडरेशन अमाउंट दो, मतलब उन्होंने कुछ कंसिडरेशन अमाउंट सेटल किया, ठीक है इतना पैसा दे दो, जो भी कुछ कंसिडरेशन हुआ दोनों के बीच में, जो भी सेटलमेंट हुआ डिस्प्यूट में, तो उसे एकॉर्ड बोलते हैं. सेटिस्फैक्शन मीन्स द एक्चुअल पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन एग्रीड बाय बोथ, दोनों एग्री हुए उस अमाउंट पे. द पर्सन हु कमिट्स अ टॉर्ट एंड वन अगेंस्ट द whom द टॉर्ट was committed. When both the accord and satisfaction are completed, मतलब accord तो हो गया यहाँ पे कि कंसिडरेशन अमाउंट फिक्स हुआ, अब सेटिस्फेक्शन मतलब एक्चुअल पेमेंट हुआ उसका अमाउंट का, एकॉर्ड भी हुआ, सेटलमेंट भी हुआ और सेटिस्फेक्शन भी हुआ, उसको पैसा भी मिल गया. when both accord and satisfaction once completed it results in discharge of tort, मतलब ऑटोमेटिकली वो जो टॉर्ट है वो डिस्चार्ज हो गया, वो खत्म हो गया. एंड डिस्प्यूट डज नॉट प्रोसीड इन कोर्ट ऑफ लॉ, फिर वो कोर्ट ऑफ लॉ में जाने का क्वेश्चन ही नहीं है. एग्जाम्पल illustration, if A dies due to injury caused by B's car, if A's family comes to an agreement with B that B will pay 1,50,000 as a compensation to them, वो एग्री हो गए उसकी फैमिली कि आप 1,50,000 दे दो, दैट इस सिचुएशन को क्या बोलेंगे, एकॉर्ड, मतलब यहाँ पे सेटलमेंट हुआ. अब सेटिस्फैक्शन कब होगा, जब उसको पैसा मिलेगा. when they received the actual payment of 1,50,000 from B, that is situation of satisfaction. So by settling the issue and accepting some consideration, A's family lost their right of action. अभी उन्होंने in lieu of right था, ये in lieu of right of action था, तो इन्होंने अपना जो A की फैमिली है उन्होंने right of action का जो उनका right था, एक्शन लेने का right था, वो खो दिया क्योंकि उनको सेटिस्फेक्शन हो गया, क्योंकि उन्होंने एकॉर्ड कर लिया, मतलब सेटलमेंट कर ली और पैसा मिल गया, तो ऑब्वियसली टॉर्ट डिस्चार्ज हो गया. अब वापस जाके ये लोग कोर्ट में केस नहीं कर सकते. द ओनली कंडीशन इन कंसेप्ट ऑफ एकॉर्ड एंड सेटिस्फेक्शन इज द कंसेंट ऑफ द पार्टी शुड बी फ्री एंड नॉट फ्रॉम फ्रॉड. ये फ्री कंसेंट होना चाहिए, कोई फ्रॉड से नहीं हो, कोई कॉर्शन से ज़बरदस्ती ना हो, अनड्यू इन्फ्लुएंस से ना हो, किसी से बोल के कराया ना हो, ऐसा कुछ नहीं हो. अगर वो फ्री कंसेंट से किया गया, उनकी फ्री वॉलेंटरी विल से किया गया है, तो ही एकॉर्ड एंड सेटिस्फेक्शन का कंडीशन फुलफिल होता है. नाउ रिलीज मीन्स गिविंग अप द राइट ऑफ द एक्शन, आपने जो आपका राइट ऑफ एक्शन है उसको छोड़ दिया, गिव अप कर दिया. इट मीन्स व्हेन अ पर्सन बाय हिज ओन चॉइस डिस्चार्ज अ टॉर्ट, अपने मर्जी से उसने छोड़ दिया. अगर किसी के यही अगर एग्जांपल में देखें कि ए डाइज ड्यू टू इंजरी, बी की कार से ए की इंजरी हो गई, बट ए की फैमिली ने छोड़ दिया, कुछ भी नहीं किया, तो यहाँ पे क्या किया, रिलीज़ किया. ए की फैमिली ने रिलीज़ किया, तो रिलीज़ किया मतलब अपनी चॉइस से उन्होंने टॉर्ट को डिस्चार्ज कर दिया, छोड़ दिया, वो अपना हक उन्होंने छोड़ दिया, केस करने का हक छोड़ दिया. दिस राइट इज़ ओनली प्रोवाइडेड टू पर्सन अगेंस्ट whom द टॉर्ट हैज़ बीन डन. बट ये जो राइट है ये उसको ही मिलेगा. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ए जो है वो मरा नहीं होता और उसको इंजरी हुई होती या उसके हाथ पैर टूटे होते और वो खुद ही बोल रहा है कि आई वॉन्ट टू रिलीज़, मतलब ये मुझे राइट ऑफ एक्शन जो है वो गिव अप करना है, मुझे नहीं करना है केस किसी पे, तो वो जो हक है वो उसी को ही है, उस पर्सन को ही जिसके साथ ये टॉर्ट हुआ है, जिसके साथ वो रॉन्ग हुआ है. नाउ अक्वेंसिस इन दिस मेथड, इसका मतलब एक्सेप्टिंग अ ट्रांजेक्शन विच इज़ वॉइडेबल, जो ऐसा कोई ट्रांजेक्शन जो मतलब उनको पता है रॉन्ग है फिर भी. इन दिस मेथड द टॉर्ट गेट्स डिस्चार्ज बिकॉज ऑफ इनकेपेसिटी ऑफ प्लेंटिफ हिमसेल्फ. उसे पता है रॉन्ग है उसके, या फिर उसे पता है कि वो बहुत बड़े लोग हैं, या उसे पता है कि वो लोगों के साथ मैं पहुंच नहीं पाऊंगा, या फिर फिनेंशियली मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं केस करूं एंड ऑल. तो ऐसे केसेस में इफ़ ही, या फिर उसके पास टाइम नहीं है, उसको कहीं फॉरेन जाना है, या किसी को घर में काम है, या किसी की जॉब है, कुछ है, उसके पास पैसा नहीं है, नो मनी टू पे द कोर्ट फीस, तो कुछ भी अगर इनकेपेसिटी है तो ऐसे केस में जो है वो टॉर्ट ऑटोमेटिकली गेट्स डिस्चार्ज, वो टॉर्ट अपने आप डिस्चार्ज हो जाता है. लॉ ऑफ लिमिटेशन मतलब टाइम का लिमिटेशन हो सकता है, कि हो सकता है कि कोई कोई ऐसे टॉर्ट्स होंगे जहाँ पे
कि जहाँ पे आपको 1 साल के अंदर उसका जो केस है वो फाइल करना है, अगर 1 साल हो गया तो यू कैन नॉट फाइल द केस. तो अंडर दिस मेथड द टॉट gets dismissed due to the limitation, that is when the prescribed time to file the case gets over. अगर उस पर्टिकुलर केस में टाइम लिमिट है कि उतने टाइम में ही आपको फाइल करना है और नहीं किया, तो इन दिस सिचुएशन द टॉट गेट्स डिसमिस्ड एंड नो पर्सन इज एंटाइटल्ड टू एनफोर्स हिज राइट. फिर उसमें कोई भी इस राइट को वापस नहीं ले सकता. नेक्स्ट इज जजमेंट. जजमेंट से भी टॉर्ट डिस्चार्ज होगा. एक बार कोर्ट ने जजमेंट दे दी तो फिर वो टॉर्ट डिस्चार्ज हो गया. इन दिस मेथड द डिस्चार्ज ऑफ टॉर्ट हैपन्स बाय द जजमेंट गिवन बाय द कोर्ट. If once the court gives judgment on the matter, the tort gets discharged. No appeal for the same act of tort can be claimed for same remedy in court of law. तो सेम रेमेडी के लिए आप वापस अपील नहीं कर सकते हो. तो मतलब देर आर 7 थिंग्स जहाँ पे जो है वो जो लॉ है वो जो टॉर्ट है वो अपने आप डिस्चार्ज हो जाएगा. एक तो डेथ, जो प्लेंटिफ है उसकी डेथ. सेकंड, डिफेंडेंट की डेथ. थर्ड, एकॉर्ड एंड सेटिस्फेक्शन, सेटलमेंट और कंसिडरेशन अमाउंट मिल जाए तो. फोर्थ कहाँ गया, एकॉर्ड एंड सेटिस्फेक्शन. ओके, 3 एंड 4. फिर एक्विसेंस. एक्विसेंस मतलब खुद अपने मर्जी से अगर उसने छोड़ दिया कि उसको नहीं चाहिए, डिस्चार्ज दिस थिंग कि उसको नहीं चाहिए. फोर्थ वाज रिलीज. रिलीज यही कि अपने मर्जी से एक्शन नहीं किया. डिस्चार्ज द कोर्ट के डिस्चार्ज द टॉर्ट कि मुझे नहीं करना है अपनी ओन चॉइस से. और इसमें ये था कि अगर किसी के पास पैसा नहीं है, टाइम नहीं है या फिर उसको कैपेसिटी नहीं है कि किसी भी तरीके से उसकी इनकैपेसिटी है, तो उस केस में उसने टॉर्ट को डिस्चार्ज किया. लॉ ऑफ लिमिटेशन मतलब अगर टाइम लिमिट है किसी टॉर्ट में कि या इतने टाइम लिमिट में आपको केस करना है, नहीं तो नहीं कर सकते, तो ऐसे केस में भी जो टॉर्ट है वो डिसमिस हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा अपने आप. और लास्ट है जजमेंट. अगर कोर्ट ने एक बार जजमेंट दे दी तो वो जो टॉर्ट है वो डिस्चार्ज हो जाएगा. तो देयर आर 7 मेथड्स जिससे टॉर्ट जो है वो डिस्चार्ज हो सकता है, ख़त्म हो सकता है. जॉइंट टॉर्ट फीजर. टॉर्ट फीजर मतलब टॉर्ट करने वाले लोग जॉइंटली अगर कोई टॉर्ट कर रहे हैं. व्हेन अ टॉर्ट इज कमिटेड बाय सेवरल पर्सन्स, ऑल पर्सन्स इन्वॉल्व इन इट बिकम जॉइंट टॉर्ट फीजर्स. तो जो भी लोग उसमें इन्वॉल्व हैं वो सारे जॉइंट टॉर्ट फीजर्स कहलाएंगे. इन एडिशन टू दिस, ऑल पर्सन्स विल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर सेम टॉर्ट एंड विल बी डीम्ड टू बी जॉइंट रॉन्ग डूअर्स इन द आइज ऑफ लॉ. लॉ की नज़र में वो सारे जॉइंट रॉन्ग डूअर्स होंगे, जितने भी लोग वो उस टॉर्ट को साथ में कर रहे होंगे. सर्कमस्टेंसेस अंडर विच द जॉइंट लाइबिलिटी अराइज. जॉइंट लाइबिलिटी अराइज कब होगी? जब एजेंसी होगी. द कंसेप्ट ऑफ एजेंसी प्रोवाइड दैट वेन एवर वन पर्सन एम्प्लॉइज ऑथोराइज अनदर पर्सन टू कमिट अ टॉर्ट. अगर एक पर्सन ने किसी और को एम्प्लॉय किया कि मैं तुम्हें बोल रहा हूँ ये काम जाके करो, तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों की रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी, जॉइंट लाइबिलिटी होगी, क्योंकि उस बंदे ने दूसरे को ऑथोराइज किया. द लॉ टेक्स इन टू अकाउंट द रॉन्ग ऑफ बोथ ऑफ देम. ऐसे नहीं कि उसने बोला था इसलिए मैंने किया, तो दोनों विल बी दी रॉन्ग. दोनों जो होंगे वो जॉइंट ये होंगे, टॉर्ट फीजर्स होंगे. इवेंचुअली बोथ द प्रिंसिपल एंड एजेंट, जिसने रॉन्ग करने बोला और जिसने किया, बिकम जॉइंटली एंड इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल. वो जॉइंटली भी रिस्पॉन्सिबल है और इंडिविजुअली भी रिस्पॉन्सिबल है. अभी ट्रेसपास टू पर्सन. एक्सप्लेन द इंग्रेडिएंट ऑफ असॉल्ट. अभी ये ट्रेसपास टू पर्सन ये पता नहीं क्या है. एक्सप्लेन द इंग्रेडिएंट्स ऑफ असॉल्ट एंड बैटरी citing relevant cases. अब असॉल्ट का डिटेल दिया हुआ है कि असॉल्ट कम्स इन द पिक्चर बिफोर. अभी हम आधे पर ही पहुंचे हैं, ठीक है, जितना हो सकता है करते हैं. असॉल्ट कम्स इन अ पिक्चर बिफोर द बैटरी. पहले असॉल्ट होगा फिर ही ज़बरदस्ती. बैटरी मतलब ये है कि अगर किसी ने किसी की मर्जी के खिलाफ उसको फिजिकली कुछ किया तो वो बैटरी होगा, लेकिन उसके पहले असॉल्ट आता है. तो असॉल्ट कम्स इन पिक्चर बिफोर द बैटरी. इट हैपन्स व्हेन अ पर्सन प्लान्स and tries to harm to another person. When a person commits an act of battery, the act of assault can be tried against civil lawsuit as well as criminal lawsuit. अगर किसी ने assault किया है किसी के ऊपर, तो assault का कंसेप्ट ऐसा है कि वो क्रिमिनल में भी जा सकता है और सिविल में भी जा सकता है. सिविल लॉ सूट भी फाइल कर सकता है, क्रिमिनल लॉ सूट भी फाइल कर सकता है.
एलिमेंट्स ऑफ क्राइम ऑफ असॉल्ट, असॉल्ट के एलिमेंट्स क्या है? एन एक्ट इंटेंडेड टू क्रिएट हार्म, अगर उसको हार्म क्रिएट, किसी को हार्म क्रिएट करने के लिए एक्ट इंटेंडेड है, उस सोच से किया गया है कि उसको हार्म हो. टू प्रूव द crime of assault, the person's behavior must be to create a situation of fear. ये उसके लिए उसको डराना या उसको डेंजर, उसके माइंड में डेंजर दिखाना, कि उसको डरा के रखना. तो ये फर्स्ट कंडीशन है कि वो जो हार्म है, इस सिचुएशन ऑफ फियर और डेंजर इन विक्टम्स माइंड, विक्टम के माइंड में डेंजर ये और सिचुएशन ऑफ फियर क्रिएट करना. अ रीजनेबल अप्रीहेंशन, a victim must believe that the person's conduct will harm him and he has intention to cause it. उसका इंटेंशन भी होना चाहिए उसको करने के लिए, मतलब विक्टिम ने इंटेंशनली ऐसा किया है और उसको हार्म करना उसका ये है मेन उसका कंडक्ट है कि ही विल बी हार्मिंग दैट पर्सन. तो ही वो असॉल्ट के एलिमेंट में, असॉल्ट का असेंशियल एलिमेंट है. और इमिटेंट हार्म, मतलब इमिटेंट मतलब about to happen, जो होने वाला है. If a person showing a gesture to cause harm to another person, then it should be immediate and cause of reasonable apprehension in the mind of person. तो उसको पहले से ही उसको पता है ये जो है ये इमिटेंट है, होने वाला है, अबाउट टू हैपन, ऐसा कुछ अगर हार्म होने वाला है तो वो असॉल्ट का असेंशियल एलिमेंट है. यहाँ पे केस लॉ है R versus St. George. The court held that if a person is holding a loaded gun to another person, then this will be treated as an assault. यहाँ पे इमिटेंट हार्म है, होने वाला है, अबाउट टू हैपन, भले ही उसकी गन लोडेड नहीं है, बट इट विल बी ट्रीटेड एज अ असॉल्ट, क्योंकि ही इज होल्डिंग. मतलब पहले तो एक तो ये असॉल्ट क्यों हुआ, पहले तो उसने सिचुएशन ऑफ फियर क्रिएट की, उसको डराने की कोशिश की, फिर उसका इंटेंशन ये था कि उसको हार्म हो, उसके दिमाग पे डर पैदा हो, डेंजर आए. और तीसरा इमिटेंट हार्म, अबाउट टू हैपन, मतलब वो गन जो है वो उस पर शूट कर सकता था. तो ये तीनों एलिमेंट्स कंपोजिट कर रहे हैं असॉल्ट को, इसीलिए इस केस में ये असॉल्ट कंसिडर किया गया. इफ अ पर्सन इज होल्डिंग अ लोडेड गन टू अनदर पर्सन, देन दिस विल बी ट्रीटेड एज एन असॉल्ट इवन इफ द गन इज नॉट लोडेड. गन लोडेड नहीं हो फिर भी उसे असॉल्ट में कंसिडर किया होगा. नाउ बैटरी, इफ अ पर्सन इज अबाउट टू सिट ऑन अ चेयर, अगर कोई चेयर पे बैठने वाला है उसकी चेयर पुल की, तो दिस देयर इज एन असॉल्ट एज लॉन्ग एज ही फॉल्स द ग्राउंड. तो ये असॉल्ट है अगर चेयर पुल्ड है तो, बट द मोमेंट अगर वो ग्राउंड पे गिर गया, उसको फिजिकली हार्म पहुंचा, तो इट विल बी अ बैटरी. मतलब इस केस में अगर वो गन लोडेड नहीं थी, यहाँ पे इस केस में अगर गन लोडेड होती तो गन स्ट्राइक की थी, कर ली होती, तो वो बैटरी में हो जाता. बट ये अलग बात है कि अगर वो मर गया होता तो फिर वो मर्डर या किसी और में ही आ जाएगा. बट इस एग्जाम्पल में हम लोग देख सकते हैं कि अगर कोई चेयर पे बैठने वाला था और चेयर पुल की, तो तब तक वो असॉल्ट है जब तक वो ग्राउंड पे गिरा नहीं है, और जैसे ही वो ग्राउंड पे गिरा तो वो असॉल्ट बैटरी में कन्वर्ट हो जाएगा. तो देर इज ऑलवेज एन असॉल्ट बिफोर अ बैटरी. तो ये पहले ही दिया गया था. एलिमेंट्स ऑफ बैटरी क्या है? यूज ऑफ फोर्स. इट मीन्स द यूज ऑफ फोर्स अगेंस्ट एनी पर्सन विदाउट एनी जस्टिफिकेशन. कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, विदाउट एनी जस्टिफिकेशन, कुछ रीजन के बिना कोई फोर्स को यूज करना. विदाउट लॉफुल जुरिस्डिक्शन, द फोर्स विच इज यूज्ड बाय अक्यूज्ड मस्ट बी अनलॉफुल. और अनलॉफुली कोई एक्ट कर रहा है और विदाउट एनी जस्टिफिकेशन कर रहा है तो वो बैटरी होगा. केस लॉस क्या है? स्टैनली वर्सेस पॉवेल, द कोर्ट हेल्ड दैट द डिफेंडेंट वॉज नॉट लाइबल एज द एक्ट वॉज नॉट विलफुल. यहाँ पे क्या बोला कि डिफेंडेंट लाइबल नहीं था क्योंकि एक्ट विलफुल नहीं था. यूज ऑफ फोर्स टू आउस्ट ट्रेसपासर इज ऑल्सो जस्टिफाइड. मतलब ट्रेसपासर को बाहर निकालने के लिए फोर्स अगर किया तो वो जस्टिफाइड है, बट इट शुड बी रीजनेबल, वो रीजनेबल होना चाहिए. नाउ व्हाट इज मेहेम? मेहेम क्या है? Mayhem may be a tort that causes severe injury to the victim in such a way he is unable to defend himself from a tortfeasor. मतलब खुद को डिफेंड नहीं कर पाए. द डिसेबलिंग ऑफ आर्म, ये मैंने बताया कि किसी का आर्म, मतलब ऐसे किसी को मेहेम ये करना, अगर फॉर एग्जांपल मैं खुद के डिफेंस में अगर किसी का आर्म पे इंजरी किया, हैंड पे किया, फिंगर पे किया, लेग पे किया, फुट पे किया या आई पे किया, तो ये मेहेम होगा. तो यहाँ पे ये टॉट ऐसा होगा जहाँ पे सीवियर इंजरी होगा विक्टिम को,
कि वो डिफेंड ना कर सके खुद को, अनेबल टू डिफेंड हिमसेल्फ फ्रॉम अ टॉर्ट फीजर। तो टॉर्ट फीजर से खुद को डिफेंस ना कर सके, ऐसी इंजुरी अगर हुई तो वो मेहेम है। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। फॉल्स इम्प्रिजनमेंट इज अ टॉर्ट। फॉल्स इम्प्रिजनमेंट मतलब गलती से गलत जेल में डालना, ये टॉर्ट है एंड क्रिमिनल ऑफेंस है दैट इन्वॉल्व्स द इंटेंशनल कन्फाइनमेंट। कन्फाइनमेंट मतलब छोटी सी जगह में डाल देना, मतलब जेल में डाल देना। और रेस्ट्रेन ऑफ अनदर पर्सन विदाउट देयर कंसेंट, उसकी कंसेंट के बिना उसको रिस्ट्रेन कर लेना, उसको कन्फाइनमेंट कर लेना, उसको बांध के रखना या उसको छोटी सी जगह में कैद करके रखना, इम्प्रिजन करना। तो विदाउट देयर कंसेंट और लीगल जस्टिफिकेशन के बिना अगर किया तो वो फॉल्स इम्प्रिजनमेंट है, गलत तरीके से इम्प्रिजनमेंट है। टू प्रूव फॉल्स इम्प्रिजनमेंट द प्लेंटिफ मस्ट शो दैट द डिफेंडेंट इंटेंशनली कन्फाइंड। तो कन्फाइंड मतलब छोटी सी जगह में कैद करना, तो डिफेंडेंट इंटेंशनली कन्फाइंड है एंड और रिस्ट्रेन द प्लेंटिफ, उसने प्लेंटिफ को रिस्ट्रेन किया है, कन्फाइन किया है, छोटी सी जगह में कैद किया है। द प्लेंटिफ वॉज अवेयर ऑफ द कन्फाइनमेंट और रिस्ट्रेन एट द टाइम इट ऑकर, और प्लेंटिफ को पता है कन्फाइनमेंट का कि छोटी सी जगह में कैद जो है वो हर करने वाला है, होने वाला है रिस्ट्रेन। द कन्फाइनमेंट और रिस्ट्रेन दो जो है, जो भी कन्फाइनमेंट है या उसको जहाँ पर भी जबरदस्ती कैद करके रखा है, तो वॉज अनलॉफुल और विदाउट लीगल जुरिस्डिक्शन जस्टिफिकेशन, लीगल जस्टिफिकेशन के बिना इलीगली उसको इम्प्रिजन करके रखा है, तो वो फॉल्स इम्प्रिजनमेंट है। ये लास्ट हम करेंगे, उसके बाद ये दो इतना एग्जाम्पल कर लेते हैं, उसके बाद कल करेंगे इसको कंटिन्यू और कल ये कंप्लीट कर लेंगे। द कन्फाइनमेंट और रिस्ट्रेन में बी फिजिकल सच एज लॉकिंग समवन इन अ रूम, और इट में बी साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल आजकल बहुत सारे क्राइम होते हैं कि साइबर ऑनलाइन अरेस्ट जैसा कुछ करते हैं, सच एज थ्रेटनिंग समवन विथ वायलेंस इफ दे अटेम्प्ट टू लीव। इट कैन ऑल्सो ऑकर थ्रू द यूज ऑफ फोर्स, थ्रेट ऑफ फोर्स और डिसेप्शन। किसी को भी कन्फाइनमेंट करना या रिस्ट्रेन करना, फिजिकली करना या उसको रूम में लॉक कर लेना, साइकोलॉजिकली उसको माइंड से उसको डरा देना, थ्रेटन करना। फॉर एग्जाम्पल एन एम्प्लॉयर हु लॉक्स एन एम्प्लॉई इन अ रूम एज पनिशमेंट मे बी लाइबल फॉर फॉल्स इम्प्रिजमेंट। अगर कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को रूम में लॉक करता है एज अ पनिशमेंट, तो वो फॉल्स इम्प्रिजनमेंट के लिए लाइबल होगा। कौन? एम्प्लॉयर, जो बॉस होगा। एज वुड अ पुलिस ऑफिसर हु अरेस्ट समवन विदाउट लीगल जस्टिफिकेशन। तो ऐसे केस में पुलिस ऑफिसर भी, अगर पुलिस ऑफिसर ने भी विदाउट लीगल जस्टिफिकेशन किसी को अरेस्ट किया है, तो वो भी फॉल्स इम्प्रिजनमेंट के लिए लाइबल होगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे।